हेलो अंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली मुझे एक पुराने सब्सक्राइबर के थ्रू अपने पुराने वीडियोस मिल गए थे अंटिल द एंड के। तो थोड़ा सा एडिट करके मैं सारे इसी चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। जिन्होंने भी इसके पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं वो एशियन ड्रामा बैकअप चैनल पर देख लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फैन फिक्शन बहुत अच्छा है, आप लोग इसको ज़रूर देखना। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है तो इसको आप आराम से रात के समय एयरफोन लगाकर सुनिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगी रेहान खान को, जिनकी मदद से ही मुझे ये सारे पुराने वीडियोस मिले हैं। थैंक यू सो मच डियर। ओके गाइस, तो आज का लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा सुबह हो चुकी थी और लैन क्लैन के सारे जूनियर शिष्य जाग चुके थे। वियिंग उन सबसे खुद को बाओशन सैरन का एक शिष्य, जिसका नाम गैंगशन सैरन था, ऐसा कहकर इंट्रोड्यूस करता है। जेंगे और सुजी को छोड़कर किसी भी जूनियर को नहीं पता था कि गैंगशन वेवुशन है। विंग उन सबसे कहता है, मैं इमोर्टल लैनी से मिला था और उन्होंने ही मुझे क्लाउड रेसेस और उनके क्लैन के बारे में बताया था। तब से ही मैं गुसू घूमना चाहता हूँ और कल मैं यहाँ हंगुंचुन से मिला, इसलिए क्या मैं तुम लोगों के साथ गुसू आ सकता हूँ? सारे जूनियर्स कहते हैं, हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे साथ चलेंगे। विंग वांगजी और सारे जूनियर्स के साथ क्लाउड रेसेस के लिए निकल जाता है। क्लाउड रेसेस पहुंचने के बाद वांगजी सारे जूनियर्स से कहता है, तुम सब लोग जाकर अपनी क्लासेस के लिए तैयार हो जाओ, मैं जाकर ब्रदर को बताता हूँ कल जो भी कुछ हुआ। तभी क्लाउड रेसेस का एक गार्ड उससे कहता है, हंगुंजुन जेवुजुन तो सुबह ही किसी काम से लैंडलिंग गए हुए हैं। वियिंग को क्लाउड रेसेस वापस आकर अपनी सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। लास्ट टाइम जब वो क्लाउड रेसेस आया था तो वो सिजवी की एज का था। वियिंग को इस तरीके से देखकर वांगजी उससे कहता है, वियिंग अभी हमें अंकल के पास चलना चाहिए। वियिंग कहता है, हाँ लंचा, पहले हमें तुम्हारे अंकल से मिलना चाहिए। वांगजी वियिंग को यानची की तरफ ले जाता है। यानची जो कि लैंचरैन के रूम का नाम था। वियिंग ने क्लाउड रेसेस में आने से पहले एक टैलिस्मान का इस्तेमाल किया था जिससे वो अपना फेस हाइड कर सके और उसे कोई ना पहचान सके कि वो वेवुशन है। जैसे ही दोनों लैंचरैन के रूम में एंटर करते हैं, वांगजी को वियिंग के इतना क्लोज देखकर वो तुरंत समझ जाता है कि वो वियिंग ही है। वियिंग अपने घुटनों पर आते हुए कहता है, अंकल लैन, मैं वेवुशन हुई हूँ। काफ़ी साल बीत चुके हैं और इन सालों में बहुत कुछ हुआ है। यही रीज़न है जिससे मुझे अपना फेस हाइड करना पड़ा है। लैंचरैन उससे कहता है, वेवुशन तुम वापस आ गए हो। वियिंग को भी याद आ जाता है कि लैंचरैन वो नहीं जो उससे नफरत किया करता था, बल्कि ये वो है जिसने उसकी और वांगजी की शादी को एक्सेप्ट कर लिया था। वो वैन मेंबर्स को क्लाउड रेसेस में एक जगह देने के लिए भी तैयार था। आयुएन और वांगजी का ख्याल रखने वाला भी वही था और आयुएन की आइडेंटिटी छुपाने में लैंचरैन ने ही मदद की थी। इसका मतलब लैंचरैन अब बदल चुका था। हुइंग मुस्कुराते हुए कहता है, यस अंकल लैन, मैं वापस आ गया हूँ। लैंचरैन उससे कहता है, मुझे खुशी हुई वेवुशन, तुम्हारा लैंड क्लैन में स्वागत है। हुइंग कहता है, मुझे लैंड क्लैन में एक्सेप्ट करने के लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वांगजी का एक अच्छा पार्टनर और लैन सुजुई का एक अच्छा पिता बन सकूँ। लैंचरैन कहता है, तुम्हें प्रॉमिस करना होगा वेवुशन, अब उन दोनों को कभी अकेला मत छोड़ना, उन्हें कभी हर्ट मत करना, उन्होंने बहुत सहा है। वियिंग कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ अंकल। वांगजी वियिंग को देखकर मुस्कुराने लगता है। अब लैंचरैन उससे पूछता है, तुम्हारे साथ हुआ क्या था? और वियिंग उसको सारी स्टोरी बता देता है। अब वांगजी और वियिंग दोनों मिलकर मो विलेज में जो भी कुछ हुआ उस बारे में लैंचरैन को बताते हैं और वियिंग लैंचरैन को शुयांग, नेमिंगजर और उस मास्क्ड मैन के बारे में बताता है जिनसे वो ये सिटी में मिला था। लैंचरैन कहता है, पहले हमें इस तलवार की आत्मा वाले केस को सॉल्व करना चाहिए। और उसके बाद जैसे कि सीरीज़ में हुआ था, वो लोग तलवार पर म्यूज़िक प्ले करके देखते हैं जिससे तलवार नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रुक जाती है और वांगजी और वियिंग अगले दिन चिंग ही निकलने का प्लान बनाते हैं। वियिंग क्लाउड रेसेस में चिन से भी मिलता है। चिन उसे देखकर बहुत खुश होता है। अब वांगजी और वियिंग मिलकर जिंगशी की तरफ जाते हैं। वियिंग जैसे ही अंदर एंटर करता है वो देखता है कि वांगजी का रूम बिल्कुल क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड था। रूम में वो एक जगह एक टॉय स्वॉर्ड रखी हुई देखता है। वियिंग उससे कहता है, क्या वो टॉय स्वॉर्ड है? वांगजी कहता है, हाँ, बचपन में आयुएन तलवार की जिद किया करता था तो मैंने उसके लिए एक टॉय स्वॉर्ड खरीद दी थी। तब से मैं यहीं रखता हूँ। इस टॉय स्वॉर्ड से आयुएन की बहुत यादें जुड़ी हैं। वियिंग उस टॉय स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, वो सच में बहुत क्यूट है।
अब विंग उससे कहता है, लंजा, मैं बाकी का रूम टूर बाद में करूँगा, अभी मैं तुम्हारा बेडरूम देखना चाहता हूँ। वांग जी उसे अपने बेडरूम की तरफ लेकर आता है। विंग जैसे ही अंदर आता है, वो शेल्फ में रखे 4 फ्रेम्स को देखकर शॉक्ड रह जाता है। वांग जी के बेड के पास 4 पेंटिंग्स रखी हुई थी जो कि विंग की ही थी। ये देखकर विंग तुरंत वांग जी को हक कर लेता है। विंग उससे कहता है, लंजा, ये 16 साल तुम्हारे लिए जीना कितना मुश्किल रहा होगा ना, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ और हमेशा यहीं रहूँगा। वांग जी भी उसे टाइटली हक करता है। दोनों काफ़ी समय तक इसी पोजीशन में रहते हैं। फिर वांग जी को कुछ याद आता है और वो विंग से कहता है, क्या तुम एम्प्रेस स्माइल पीना चाहते हो? विंग एक्साइटेड होते हुए कहता है, लंजा, क्या तुम मुझे केप टाउन ले जाना चाहते हो? वांग जी कहता है, नहीं विंग, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम केप टाउन भी जा सकते हैं। विंग वांग जी को देखकर एक कंफ्यूज्ड लुक देता है, तो वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए उसे फ्लोर बोर्ड की तरफ लेकर आता है। जैसे ही वो बोर्ड खोलता है, अंदर काफ़ी सारे एम्प्रेस स्माइल के जार रखे हुए थे। वांग जी उससे कहता है, ये सब तुम्हारे लिए हैं। विंग वांग जी की तरफ घूरते हुए देखता है, फिर अचानक से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। विंग उससे कहता है, किसने सोचा था कि हंगुन जुन ने अपने रूम में एम्प्रेस स्माइल के जार छुपा कर रखे होंगे? वांग जी उसका कोई जवाब नहीं देता और वो एम्प्रेस स्माइल का जार टेबल पर रखता है और अपने लिए टी सर्व करने लगता है। विंग तुरंत जार अपने हाथ में लेता है और ड्रिंक करने लगता है। विंग उससे कहता है, लंचा, इतने सालों बाद भी एम्प्रेस स्माइल का टेस्ट बिल्कुल नहीं बदला। ये आज भी मेरे लिए बेस्ट वाइन है। अब वो वांग जी से पूछता है, क्या जेवुजुन या आयुएन को इस बारे में पता है? वांग जी कहता है, हाँ, शायद उन्हें पता है। तभी बैल बजती है और वो दोनों चिंगी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वांग जी विंग से कहता है, मैं स्पिरिट पाउच लेकर आता हूँ। विंग कहता है, मैंने अभी ड्रिंक किया है तो मुझे अपना फेस वॉश कर लेना चाहिए। वांग जी उसे बाथरूम दिखाता है। वांग जी उसके लिए पानी भी लेकर आता है, तो विंग उससे कहता है, बस करो लंजा, मैं कर लूँगा, तुम जाकर स्पिरिट पाउच लेकर आओ। विंग फ्रेशन अप हो जाने के बाद वांग जी से पूछता है, क्या अब हमें चलना चाहिए? वांग जी कहता है, मैं सोच रहा था हम सिजुए के आने का इंतज़ार करते हैं, उसे बताने के बाद फिर हम यहाँ से जाएंगे। विंग कहता है, हाँ, ये ठीक रहेगा, और दोनों वहीं बेड पर बैठ जाते हैं। वांग जी देखता है कि विंग ने उसके रूम में कहीं भी गंदगी नहीं फैलाई थी। उसने जहाँ से जो कुछ उठाया था वहीं रख दिया था। वांग जी को ये देखकर थोड़ा शॉक लगता है क्योंकि विंग हमेशा मैसी ही रहता था। विंग कहता है, लंचा, ऐसे मत देखो, गैंगशन के रूप में मैंने भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना और क्लीन करना सीख लिया है। मैं जब ब्यूरल माउंट्स में था तो वेंचिंग हमेशा मुझे समझाती थी कि मुझे अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। वेंचिंग का नाम लेते ही उसे ब्यूरल माउंट्स के सारे वैन मेंबर्स याद आ जाते हैं और वो थोड़ा सैड दिखने लगता है। विंग वांग जी से कहता है, लंचा, 16 साल पहले जो भी कुछ हुआ था वो सब अभी भी मेरे दिमाग में चलता है। मैं उन सब लोगों को नहीं बचा पाया। वांग जी उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और उसे किस करता है। वांग जी उससे कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ विंग। तभी उनके डोर पर नॉक होता है और सिजुई कहता है, फादर, क्या आपने मुझे बुलाया? विंग और वांग जी जिंगशी का डोर खोलते हैं। विंग सिजुई से कहता है, सिजुई, मुझे और तुम्हारे फादर को किसी काम से बाहर जाना है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ हमारा केस जैसे ही सॉल्व हो जाएगा, मेरा पूरा टाइम सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे फादर का ही होगा। सिजुई समझ जाता है कि वो दोनों उस तलवार की आत्मा के बारे में ही पता करने जा रहे हैं। सिजुई कहता है, कोई बात नहीं फादर, मैं आप दोनों का इंतज़ार करूँगा। अब विंग उसे एक ब्रेसलेट पहनाता है। सिजुई कहता है, फादर, सेम ऐसा ब्रेसलेट जिनलिंग के पास भी है। विंग कहता है, हाँ सिजुई, मैंने इस तरीके के 2 ब्रेसलेट बनाए थे, एक जिनलिंग के लिए और एक तुम्हारे लिए। जब भी तुम नाइट हंट पर जाओगे तो इसे हमेशा पहने रहना, बुरी शक्तियाँ हमेशा तुमसे दूर रहेंगी। सिजुई दोनों को गले लगाता है और उनको गुड बाय विश करता है। विंग और वांग जी वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो दोनों चंगे पहुंचते हैं तो ने हुसैंग से मिलते हैं। विंग तुरंत उसे बता देता है कि वो वे वुशन है। हुसैंग ये सुनकर बहुत खुश होता है कि वे वुशन अभी भी जिंदा है। बातों ही बातों में हुसैंग विंग से कहता है कि उसके ब्रदर यानी ने मिंगजे मर चुके हैं, लेकिन विंग उससे कहता है, हुसैंग ब्रदर, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सिटी में मैंने उन्हें देखा था। उनकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन मेरे सीनियर्स बॉशन सैरन और इमोर्टल लैनगी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब विंग उन्हें मो विलेज में मिली उस तलवार स्पिरिट के बारे में बताता है।
हुसैन कहता है वुयिंग ब्रदर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मो विलेज में उस तलवार की आत्मा को मैंने ही रिलीज़ किया था। वुयिंग गुस्से में उससे कहता है आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता था कि सुजी और बाकी लैंड जूनियर्स वहाँ नाइट हंट पर गए हुए हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? हुसैन कहता है वे ब्रदर मैंने सुजी या लैंड जूनियर्स के लिए वो तलवार वहाँ नहीं रखी थी। मैंने वो तलवार वहाँ आपके लिए रखी थी। वुयिंग कहता है आपका क्या मतलब है? हुसैन कहता है वे ब्रदर मैं बहुत डेस्परेट था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे ब्रदर की मौत ऐसे कैसे हो सकती है। मैं इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इसमें आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं बहुत डेस्परेट हो चुका था। हुइंग सारी बातें समझ जाता है कि हुसैन क्या कहना चाह रहा है। अब हुसैन उसे जिन गुंगायो, ये नायरन और ने मंजे की डेथ कैसे हुई इस बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन लास्ट लाइन जो हुसैन विंग और वांगजी को बताता है वो सुनकर वो दोनों ही शॉक रह जाते हैं। हुसैन उन दोनों से कहता है वेनिंग अभी भी जिंदा है, लेकिन वो कहाँ है इस बारे में मैं नहीं जानता। हुसैन उससे कहता है मुझे पता चला था कि जनगोंगायो अक्सर मो विलेज की तरफ जाया करता है और मुझे मुशन्यू के बारे में पता चला। एक दिन जब मैं मुशन्यू से मिला तो उसने मुझे बताया कि जिनगोंगायो ने उसे प्रॉमिस किया है जैसे ही वो कल्टीवेशन सीख जाएगा जिनगोंगायो उसे अपने साथ लैंडलिंग ले जाएगा। मुशन्यू एक बहुत ही दुख भरी जिंदगी जी रहा था। उसके अंकल आंटी उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट करते थे। वो मो विलेज छोड़ने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, इसलिए वो जिनगोंगायो के कहने पर डेमोनिक कल्टीवेशन सीखने लगा। डेमोनिक कल्टीवेशन सीखते सीखते उसे हीलिंग पैट्रियार्क यानी कि आपके बारे में पता चला वे ब्रदर। अब 1 साल बीत चुका था और जिनगोंगायो अभी तक उसे लैंडलिंग लेकर नहीं गया था। मुशन्यू समझ गया था कि जिनगोंगायो सिर्फ उससे झूठ बोल रहा है और अब वो जिनगोंगायो और मो फैमिली दोनों से ही बदला लेना चाहता था। और उसके बाद वो फिर से मेरे पास आया। वे ब्रदर मैंने ही उससे कहा था कि सिर्फ हीलिंग पैट्रियार्क ही है जो उसकी मदद कर सकता है और उसका बदला ले सकता है, क्योंकि डेमोनिक कल्टीवेशन सीखते सीखते उसे भी हीलिंग पैट्रियार्क में इंटरेस्ट आने लगा था और उसने आपकी आत्मा को बुलाने का सोचा। और इसमें मैंने ही उसकी मदद की थी। मैंने ही उसे वो कॉपीज ला कर दी थी जिसमें बॉडी सेक्रीफाइस के बारे में लिखा हुआ था। वीइंग गुस्से में उससे कहता है ने हुसैन तुमने उस लड़के को ये सब करने पर उकसाया? हुसैन कहता है वे ब्रदर मैं आपको उसके लेटर्स दिखाता, वो मुझसे बुरी तरह रिक्वेस्ट कर रहा था। वो अपना बदला लेने के लिए कुछ भी करना चाहता था। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो वो किसी और के पास मदद मांगने चला जाता। वो कैसे भी करके आपकी आत्मा को बुलाना चाहता था और मैं सिर्फ अपने भाई की मौत के बदले के बारे में सोच रहा था। मुझे पता था कि आप जब वापस आएंगे तो आप और वांगजी ब्रदर मिलकर मेरे भाई की मौत के बारे में ज़रूर पता लगा लेंगे। अब वांगजी ने हुसैन से पूछता है ये तलवार की आत्मा किसकी है? हुसैन कहता है ये मेरे भाई के रेड ब्लेड बादशाह की आत्मा है। ये मेरे क्लैन के एक शिष्य ने जीहो को मिली थी। बादशाह की आत्मा रिसेंटफुल एनर्जी से भरी हुई थी। वो बहुत गुस्से में थी और अपना बदला चाहती थी। जब से ने जीहो को ये मिली उसके कानों में सिर्फ और सिर्फ चीखें सुनाई देती थीं। एक दिन वो नाइट हंट पर गया और वहाँ से कभी वापस नहीं आया। एक डेमोन बीस्ट की गुफा के बाहर उसके कपड़े पड़े मिले थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी मौत हुई है। उसकी भी तलाश में कब से कर रहा हूँ। अब वेंग उससे कहता है न्यू ब्रदर क्या आपको पता है मोशन्यू ने बॉडी सेक्रीफाइसिंग का इस्तेमाल किया और मेरी आत्मा को बुलाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मैं ज़िंदा था तो मेरी आत्मा उसका जवाब कैसे देती, जिस वजह से वो फेल हो गया और उसकी आत्मा के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। ने हुसैन गिल्टी दिखने लगता है। हुसैन कहता है बादशाह की आत्मा मुशन्यू की फैमिली को मारकर उसका बदला ले चुकी है। अब सिर्फ जिनगोंगायो रह गया है। और वेंग उससे पूछता है क्या इसके अलावा भी तुम और कुछ चाहते हो? हुसैन कहता है मुझे विश्वास है कि 16 साल पहले जो युद्ध हुआ था उसमें भी जिनगोंगायो का ही हाथ था। अब हुसैन उससे सुशी के बारे में बताता है और कहता है मुझे शक है कि वो मास्टर मैन जिसकी आप तलाश कर रहे हैं वो सुशी ही है। हुइंग उससे कहता है नी ब्रदर आपने जो भी कुछ किया उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन जैसा कि आपने कहा जो कुछ भी हुआ अगर इन सब के पीछे जिनगोंगायो है तो हम सच का पता ज़रूर लगाएंगे। अब जैसा कि हमने सीरीज़ में देखा था हुसैन उन दोनों को नई श्राइन में लेकर आता है जहाँ जिनलिंग उनको दीवार के पीछे दबा हुआ मिला था। लेकिन ऑथर ने यहाँ जिनलिंग के साथ साथ आइन यानी कि जेंगशा के अडॉप्टेड चाइल्ड को भी दिखाया है।
अब अगले दिन वांगजी और वेइंग वेनिंग की तलाश में दफन माउंटेन की तरफ जाते हैं, जहाँ सारे जूनियर शिष्य नाइट हंट के लिए भी आए हुए थे। वेइंग और वांगजी साथ में जा ही रहे होते हैं कि तभी वो किसी की चीख सुनते हैं। वेइंग और वांगजी माउंटेन की तरफ देखते हैं तो सारे जूनियर शिष्य उस डांसिंग फेरी स्टैचू से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिनको काफ़ी सालों पहले ही वेइंग और वांगजी ने सील कर दिया था। जब वेइंग और वांगजी उस डांसिंग फेरी स्टैचू को रोकने की कोशिश करते हैं, वांगजी अपना चिन म्यूजिक प्ले करता है और वेइंग अपने तलिस्मैन्स लगाता जाता है। तभी वो देखते हैं कि वो डांसिंग फेरी स्टैचू तुरंत ब्रेक हो जाता है। वो सिर्फ एक इल्यूजन था। वेइंग सोचने लगता है ये किसने किया होगा। तभी वहाँ जेंगशा की एंट्री होती है और उसके बाद क्या हुआ था वो सब हमने सीरीज़ में देखा है। तो गाइज़ आगे काफ़ी सारे ऐसे पार्ट्स आएंगे जो सीरीज़ में हमने देखे हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अब वेइंग और वांगजी सारे जूनियर शिष्यों के साथ एक इन में ठहरते हैं। इनमें जाते ही वांगजी तुरंत वेइंग को रूम में खींच लेता है। जेंगशा ने वेइंग पर जिडियन से अटैक किया था, इसलिए वो वेइंग को चेक करने लगता है। तुरंत सिजुए भी उनके रूम में आ जाता है। वेइंग मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इससे पहले कि जिडियन मुझे टच भी कर पाती, हंगुनचुन ने मुझे बचा लिया था। सिजुए कहता है, फादर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे पता है जिडियन बॉडी से ऐसी आत्मा को बाहर निकाल देती है जो बॉडी पर कब्जा कर लेती हैं, लेकिन फिर भी आपने कुछ गलत नहीं किया। वेइंग कहता है, वो मेरे साथ बड़ा हुआ है, शायद उसे रियलाइज़ हो गया है कि ये मैं ही हूँ। वांगजी कहता है, वेइंग उसने तुम्हें जिडियन से अटैक करने की कोशिश की, वो कुछ भी कर सकता है, तुम्हारे लिए हार्मफुल हो सकता है। सुजय भी वांगजी की हाँ में हाँ मिलाता है। वेइंग उन दोनों को देखकर कहने लगता है, मैंने चाहा था कि तुम दोनों एक जैसे देखो, लेकिन अब देखो तुम्हारे एक्सप्रेशंस भी बिल्कुल सेम हैं। वेइंग उन दोनों से कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। वो दोनों मिलकर सुजय को उसके रूम में लेकर जाते हैं। अब वेइंग वांगजी से कहता है, लंचा हमें अब दफन माउंटेन पर वापस चलना चाहिए, हमें वेनिंग की तलाश जारी रखनी है। दोनों वापस उस माउंटेन पर जाते हैं और वेइंग चेंचिंग निकालकर प्ले करने लगता है। वेइंग काफ़ी समय तक चेंचिंग प्ले करने लगता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जैसे ही वेइंग चेंचिंग प्ले करना बंद करने वाला ही होता है कि तभी वो चेन की आवाज़ सुनता है और वेनिंग सामने से चेन में बंधा हुआ उसकी तरफ चला आ रहा था। वेइंग और वांगजी उसकी चेन तोड़ देते हैं। वेइंग देखता है कि वेनिंग के सिर में कुछ नीडल फंसे हुए थे। वो उसकी नीडल्स निकालता है और वो उससे पूछता है, वेनिंग तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? वेनिंग कहता है, मुझे और वेंचिंग सिस्टर को कोई टावर लाया गया था। कोई मेरे पास आया, उसने मेरी आंखों पर कुछ बांधा और मुझे कुछ ऐसा इंजेक्शन लगाया जिससे मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मैंने शू यांग को देखा। वो म्यूज़िक प्ले कर रहा था और मुझे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता था कि वो चेंचिंग म्यूज़िक नहीं है, तो मैंने उसे फॉलो नहीं किया। उसने कई बार मुझे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की, लेकिन जब फिर भी मैं उसके कंट्रोल में नहीं आया तो उसने मेरे सिर में ये नीडल्स लगा दिए। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। अब वेंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है वेंचिंग के साथ क्या हुआ? वेनिंग कहता है, मुझे कुछ नहीं पता वे मास्टर, मैं बस प्रार्थना करता हूँ कि काश सिस्टर जिंदा हो। आपको क्या लगता है यंग मास्टर वे, क्या वो जिंदा होंगी? वेइंग कहता है, मैं कुछ नहीं कह सकता वेनिंग, लेकिन मैं वेंचिंग को अच्छे से जानता हूँ। उसने ज़रूर अपने आप को बचाने की कोई ना कोई कोशिश तो की होगी। जब मैं आज ज़िंदा हूँ, उसने सारे किड्स को बचाया और तुम भी ज़िंदा हो, तो क्या पता शायद वो भी कहीं ज़िंदा हो। वेनिंग जो भी कुछ हुआ उसके लिए खुद को ब्लेम करने लगता है, तो वेइंग उससे कहता है, वेनिंग तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जिसकी मौत का इल्ज़ाम तुम पर लगा था वो जिंदा है। जिन जुशन जिंदा है, मेरी सिस्टर भी जिंदा है। वेनिंग को ये सुनकर खुशी होती है, लेकिन उसे इस बात का भी बहुत बड़ा अफसोस होता है कि उसकी फैमिली और उसकी सिस्टर अब उसके साथ नहीं है। अब वांगजी और वेइंग उसे छुपे रहने के लिए कहते हैं और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में ये सिटी वाला केस होने वाला है गाइस, जब सारे शिष्य वेइंग और वांगजी के साथ मिलकर ये सिटी गए थे। तो आगे के कुछ चैप्टर्स में कुछ भी चेंजेस नहीं है, सब कुछ वही होता है जो हमने अनटेम्ड सीरीज में देखा। ये सिटी में उन लोगों को मास्क मैन का पता चला था और वहाँ से लौटने के बाद वांगजी तो ड्रंक हो गया था। उसके बाद पूरा सीन वही है जो हमने अनटेम्ड में देखा। वो चिकन्स चुराकर वेइंग को देता है। जब मैंने सीरीज देखी थी तो मुझे ये सीन समझ नहीं आया था कि वांगजी ने वेइंग को चिकन्स क्यों चुरा कर दिए, लेकिन अगर आपने लव इन फायर एंड ब्लड फैन फिक्शन पढ़ा है या उसका एक्सप्लेनेशन देखा है
तो मैंने उसमें बताया था चाइना में एक मैरिज रिचुअल होती है, शादी के बाद एक दूसरे को चिकन्स गिफ्ट करना होता है। तो यहाँ पर भी ऑथर ने सेम यही दिखाया है, वांग जी वेइंग को चिकन्स गिफ्ट करता है। ये सिटी से लौटने के बाद वांग जी और वेइंग सारी बातें लान चैन को बताते हैं, जो भी उनके साथ वहाँ हुआ था। उसके बाद वेइंग सीधे वांग जी को जिंगशी लेकर जाता है। लास्ट टाइम वेइंग ने सिर्फ वांग जी का बेडरूम देखा था, तो वेइंग उससे कहता है अब तुम्हें मुझे सब कुछ दिखाना होगा। वांग जी उसे पहले सिजुई के रूम में लेकर जाता है। वहाँ सिजुई की पेंटिंग रखी हुई थी जब वो 5 साल का था, और वहाँ काफ़ी सारे सिजुई के टॉयज भी रखे हुए थे। वेइंग उससे पूछता है सिजुई के लिए इतने टॉयज तुमने खरीदे हैं? तो वांग जी कहता है नहीं, ये सब टॉयज ज़्यादातर ब्रदर या अंकल लाया करते थे। सिजुई के रूम के बाद वेइंग सीधे वांग जी के रूम में जाता है। जिंगशी में टोटल 3 रूम्स थे। एक सिजुई का रूम था, एक वांग जी और वेइंग का बेडरूम था, जो वांग जी ने तभी रेडी करवा लिया था जब 16 साल पहले अंकल ने वांग जी को वेइंग को क्लाउड रेसेस लाने के लिए अलाउ कर दिया था। और तीसरा रूम वो रूम था जिसमें वांग जी अकेला 16 साल तक रहा था। जैसे ही वो तीसरे रूम में आते हैं तो वो देखता है वहाँ एक बड़ी स्टडी टेबल थी और पास में ही एक बहुत बड़ा सा क्लोजेट रखा हुआ था। वेइंग जैसे ही उस क्लोजेट को खोलता है तो उसमें काफ़ी सारे ब्लैक, रेड और वाइट रोब्स रखे हुए थे, और कुछ ऐसा सामान जिसका इस्तेमाल वांग जी इंक्वायरी प्ले करने में करता था, जिससे वो वेइंग की स्पिरिट से कांटेक्ट कर सके। वो सब देखकर वेइंग को बहुत बुरा लगता है। वो सीधा जाकर वांग जी के गले लग जाता है। वेइंग उसे किस करने लगता है और वांग जी भी उसका रिस्पॉन्स देता है। दोनों किस करते हुए अपने बेडरूम में आ जाते हैं। जैसे ही डोर क्लोज होता है वेइंग वांग जी के ऊपर आ जाता है और वांग जी उसे उसके वेस्ट से पकड़ लेता है। तभी वेइंग उससे कहता है लंजा, मैं पहले अपने इनर रोब्स निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो, ना कि गैंगशन को, क्योंकि वेइंग अभी भी गैंगशन के रूप में था। वांग जी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गैंगशन भी मेरा वेइंग ही है। वेइंग उसकी बात पर मुस्कुराने लगता है और उसे किस करता है, और यहाँ उन दोनों के बीच डेली नाइट एक्टिविटी होती है। सुबह जब वेइंग उठता है तो वो देखता है कि वांग जी सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। वेइंग उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और उससे पूछता है क्या आज हम पूरे दिन बेड में ही रह सकते हैं। वांग जी उसकी इस बात पर सोच में पड़ जाता है, तो वेइंग हंसते हुए कहता है मैं मजाक कर रहा था लंजा, मुझे पता है तुम्हारी अपनी कुछ ड्यूटीज़ हैं और मुझे भी कुछ ब्रेसलेट्स बनाने हैं। वांग जी कहता है कैसे ब्रेसलेट्स? वेइंग कहता है वही ब्रेसलेट्स जो मैंने चिनलिंग और सिजुई के लिए बनाए थे, वैसे ही कुछ ब्रेसलेट्स मैं वैन चिल्ड्रन के लिए बनाना चाहता हूँ, और आयन यानी कि जेंगछा के एडॉप्टिव चाइल्ड के लिए भी। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे लिए बाथ प्रिपेयर कर देता हूँ। वो उठकर जाता है और वांग जी के लिए बाथ टब में हॉट वाटर कर देता है। वांग जी बाथ टब में जाता है लेकिन वो वेइंग को भी खींच लेता है। तो वेइंग उससे कहता है लंजा, अगर ये बाथ टब टूट गया तो? तुम्हें पता है ना हम पास्ट में कितने बाथ टब्स तोड़ चुके हैं। वांग जी कहता है ये नहीं टूटेगा, ये स्ट्रॉन्ग है। वेइंग उसकी बात पर हंसने लगता है। इससे पहले कि वेइंग कुछ और कहता, वांग जी उसे किस करता है। वांग जी किस करते करते उसके चेस्ट पर आ जाता है। तभी ब्रेकफास्ट बेल बज जाती है। वांग जी को गुस्सा आता है और वेइंग उसकी हालत पर और भी जोर जोर से हंसने लगता है। तभी उनकी डोर की बेल बजती है। सुजी ट्रे में ब्रेकफास्ट लेकर आया था। लास्ट नाइट उसने अपने पेरेंट्स को डिस्टर्ब नहीं किया था, लेकिन वो बहुत खुश था क्योंकि वो तीनों फर्स्ट टाइम एज अ फैमिली ब्रेकफास्ट साथ में करने वाले थे। वो डोर पर नॉक करता है और कहता है फादर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वेइंग पहले बाथरूम से बाहर निकल कर आता है, आयुन के लिए डोर खोलता है और उसे अंदर बिठाता है। आयुन उससे पूछता है फादर कहाँ हैं? वेइंग कहता है वो अभी चेंज कर रहा है, वो बाहर आता ही होगा। वांग जी जैसे ही बाहर आता है तो वेइंग कहता है लंजा, हमारा बेटा हमारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया है। तीनों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी आयुन वेइंग से कहता है फादर, क्या हमारी स्माइल सच में एक जैसी है? वेइंग कहता है सिजुई, तुम्हारे फादर ने सबसे पहले यही नोटिस किया था जब तुम पैदा हुए थे। पता नहीं उन्होंने तुम्हारे छोटे से गोल मटोल चेहरे को देखकर कैसे पहचान लिया कि तुम्हारी स्माइल मेरे जैसी है। सिजुई को एम्बैरेसिंग फील होता है तो वेइंग हंसते हुए कहता है सॉरी आयुन, मैं तुम्हारा बिल्कुल मजाक नहीं बनाऊंगा। मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम हांगुन जुन के बेटे हो। तीनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं लेकिन वेइंग बार बार कोई ना कोई बात छेड़ देता है। वांग जी और आयुन दोनों ही उसे घूर कर देखने लगते हैं। वेइंग कहता है क्या हुआ तुम दोनों को?
वांग जी कहता है वियिंग खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। तभी सिजुई भी कहता है मुझे फादर ने बताया था कि आप कभी भी क्लाउड रेसिस के रूल्स को नहीं मानते। ये गलत बात है। वियिंग ड्रामा करने लगता है और कहता है मैंने नहीं सोचा था कि मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों टीम बना लेंगे मेरे खिलाफ। और वो उन दोनों को नकली आंसू पहुँच कर भी दिखाता है। उसकी नौटंकी पर सुजी हंसने लगता है और वांग जी साइलेंटली अपने ब्रेकफास्ट पर ध्यान देता है। कुछ समय ऐसे ही और बीत जाता है। क्लाउड रेसिस में अभी भी सबको यही लगता था कि वियिंग गैंगशिन ही है जो इमोर्टल लैनिये के कहने पर वहां आया है। अब एक दिन वांग जी और वियिंग जब जिंगशी में होते हैं तो वांग जी को कुछ म्यूजिक नोट्स के जरिए लैनिये का मैसेज मिलता है जो वांग जी और वियिंग से कह रही थी हमने न्यू की बॉडी पर कुछ जांच करने की कोशिश की थी, हमें कुछ पता चला है, तुम दोनों को यहाँ आकर देखना चाहिए। वांग जी और वियिंग तुरंत वहाँ जाने का प्लान बना लेते हैं। वो एक बार फिर सुजी से कहते हैं सुजी हमें किसी ज़रूरी काम से जाना होगा, प्रॉमिस करते हैं कि अगली बार तुम्हें भी साथ लेकर जाएंगे। सुजी समझ जाता है और उन दोनों को जाने देता है। जैसे ही वो दोनों उस फॉरेस्ट में पहुंचते हैं जहां वो सब रह रहे थे, सबसे पहले सोंग लान उन दोनों से मिलता है। वो उन दोनों को लैनयी और बाओशिन सैरन के पास ले जाता है। वियिंग वांग जी को बाओशिन सैरन से मिलवाता है। वहीं पास में न्यू भी बेहोश लेटा हुआ था। तभी लैनी उन दोनों से कहती है हमें न्यू के बारे में कुछ पता चला है और सारी बातों को क्लियर करने के लिए तुम दोनों को न्यू के साथ एम्पैथी करना होगा। मैं और सैरन म्यूजिक प्ले करते रहेंगे जिससे कोई प्रॉब्लम भी हो तो हम तुम दोनों को एम्पैथी से वापस ला सकें। वांग जी और वियिंग उन दोनों की बात समझ जाते हैं और एम्पैथी शुरू कर देते हैं। और एम्पैथी में वही सब होता है। न्यू का दिमाग शांत करने के लिए जिन गुंगायो उसके लिए गलत म्यूजिक प्ले कर रहा था जिससे न्यू धीरे धीरे पागल होता जा रहा था। जब वो पूरी तरीके से अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था तो शू यांग और जिन गुंगायो उसे पपेट में बना देना चाहते थे, लेकिन शू यांग ने जिन गुंगायो से कहा हम उसे पूरी तरीके से नहीं मार सकते क्योंकि मैंने सुना है यिलिंग पैट्रियार्क ने वेनिंग को जब पपेट बनाया था तो वेनिंग पूरी तरीके से मरा नहीं था। तो अगर हमें न्यू को वेनिंग से भी ज़्यादा खतरनाक पपेट में बदलना है तो इसका जिंदा रहना ज़रूरी है। मैं तब तक ये नायरन का इस्तेमाल करूँगा जब तक मैं इसे पूरी तरीके से पपेट में नहीं बदल देता। और शुयांग न्यू की बॉडी के साथ ये नायरन से कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करता रहता था। नेक्स्ट सीन वो दोनों एम्पैथी में देखते हैं कि शुयांग न्यू को ये सिटी में ले आया था जहाँ लैनये और बाओशिन सैरन ने उन्हें देख लिया था। एम्पैथी खत्म हो जाती है। वियिंग कहता है वो जिन गोंगायो उसे तो जीना ही नहीं चाहिए, उसने कितना बड़ा खेल खेला है रेड ब्लेड मास्टर के साथ। अब वो वांग जी से कहता है लंचा हमें उसके खिलाफ सबूत ढूंढने होंगे। वांग जी भी कहता है हाँ वियिंग, क्योंकि जो म्यूजिक वो प्ले कर रहा था वो क्लिनजिंग म्यूजिक नहीं था। जब दोनों वहाँ से जाने वाले होते हैं तो वांग जी लैनयी और बाओशिन सैरन को थैंक्स बोलता है और उनसे कहता है वियिंग की जान बचाकर आप दोनों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस बात पर बाओशिन सैरन कहती है क्या तुम हमसे नाराज नहीं हो, हमने 16 सालों तक उसकी आइडेंटिटी तुमसे छुपा कर रखी। वांग जी कहता है मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, आपने जो भी कुछ किया वो वियिंग के भले के लिए किया, आपने उसकी जान बचाई और उसका हमेशा ख्याल रखा। जब दोनों वहाँ से जाते हैं तो बाओशिन सैरन और लैनी उनसे कहती हैं अब आप दोनों को केयरफुल रहना होगा, लेकिन याद रखना अगर आपको हमारी ज़रूरत होती है तो हम हमेशा आपके साथ हैं। अब वो दोनों मिलकर सीधे लैनलिंग पहुँचते हैं और जैसा सीरीज़ में था वियिंग एक पेपरमैन बनकर सीधे जिन गोंगायो के रूम में चला जाता है। बस यहाँ थोड़ा सा चेंज है। सीरीज़ में जिन गोंगायो के रूम में न्यू का कटा हुआ सर रखा था, लेकिन यहाँ वियिंग को जिन गंगवायो के उस रूम में वेंचिंग दिखी थी जिसे बंद कर दिया गया था। यस, वेंचिंग जिंदा थी। ऑथर ने इस फैन फिक्शन में किसी को भी जान से नहीं मारा है। यानली, जिन जुशियन, नी और अब वेंचिंग भी जिंदा है। वेंचिंग बेहोश हालत में थी। वियिंग फिर उससे एम्पैथी करता है तो उसे पता चलता है कि वेंचिंग को काफ़ी सालों पहले मारा नहीं गया था, बल्कि जिन गंगवायो उसका इस्तेमाल कर रहा था। वो उससे ऐसी मेडिसिन बनवाता जो स्लोली पॉइजन का काम कर सके, और कभी वो उससे ऐसी दवाएं बनवाता जिससे वो आंसू को दे सके, आंसू जो उसकी वाइफ का नाम था, और उसका मिसकैरेज हो जाए। वेंचिंग को ना चाहते हुए भी जिन गंगवायो की सारी बातें माननी पड़ती थी, क्योंकि उसने धमकी दी थी अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो उसके भाई वेनिंग को जान से मार देगा।
वो यिंग जैसे ही एम्पैथी से बाहर आता है वो ये सारी बातें वांग जी को बताता है। वो यिंग उसे कहता है, लंजा हमें जल्दी ही जाना होगा। वेंचिंग जिंदा है, जिन गोंगवाइयों ने उसे बंद करके रखा है और वो आज तक वेंचिंग की मेडिकल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुआ आया है। वो जैसे ही ये सारी बातें लैन चैन को बताते हैं, लैन चैन सीधा जिन गोंगवाइयों के मिरर चैम्बर को खुलवाता है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं होता, बल्कि वहाँ जिन गोंगवाइयों की वाइफ मरी पड़ी हुई होती है। वो यिंग की तलवार सुइबियान की वजह से जिन गोंगवाइयों सबके सामने साबित कर देता है कि गैंगशन ही वो यिंग है। अब इसके आगे की कहानी गाइस मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, क्योंकि मैंने कहा था वही चीज़ बार बार रिपीट करके मैं भी बोर हो गई हूँ। तो जिन गोंगवाइयों की सच्चाई सबके सामने, स्पेशली लान चैन के सामने आखिरकार आ ही जाती है, क्योंकि निमिंगजे जिंदा था। इमोर्टल लैन ये और इमोर्टल बाओशन सैरन जो काफ़ी समय से उसको ठीक करने की कोशिश कर रही थी, तो उसकी हालत में भी सुधार होने लगा था। गुइयन टेम्पल में जिन गोंगवाइयों की सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आ जाती है और निमिंगजे खुद उसे अपने हाथों से मार देता है। ये सब हमने कई बार सुन लिया है और मुझे पता है आप लोग भी अब ये सब सुन सुन के बोर हो गए हो, क्योंकि आजकल अंटिल द एंड वैंक्शन फैन फिक्शन की ड्यूरेशन बहुत कम आती है। शायद आप लोग वीडियो पूरा देख ही नहीं रहे हो। जो लोग देखते हैं सिर्फ वांगजर वीइंग मोमेंट्स देखते हैं, उसके बाद स्किप कर देते हैं सारा। इसलिए मैंने सोचा है मैं भी अब बाकी सब चीज़ों को शॉर्ट में ही बताया करूँगी। वेंचिंग भी जिन गोंगवाइयों की कैद से बाहर आ जाती है। सबके सामने गुइया टेम्पल डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसके अंदर जिन गोंगवाइयो था। वेंचिंग को देखकर वीइंग और वैनिंग दोनों की ही आंखों में आंसू आने लगते हैं। वेंचिंग उन्हें बता देती है कि किस तरह जिन गोंगवाइयो उसे धमका रहा था। वेंचिंग को लग रहा था कि जिन गोंगवाइयो के किए हुए क्राइम्स में कहीं ना कहीं उसका हाथ भी है, लेकिन वीइंग उसे समझाता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसका बस इस्तेमाल किया जा रहा था। अब वीइंग वेंचिंग को सारे वैन चिल्ड्रन से मिलवाता है। वेंचिंग उन सब से मिलकर बहुत खुश होती है। इस बीच जेंगशा और वीइंग के बीच में भी सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। आइन को भी पता चल जाता है कि वो एक वैन है। इन टोटल लास्ट में सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और सब अच्छे से रहने लगते हैं। गोंगवाइयो का सच सबके सामने आ गया था और वो मारा जा चुका था। लैन चैन को बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि उसने जिन गोंगवाइयो पर ट्रस्ट किया और निमिंगजे के साथ जो भी कुछ हुआ उसका जिम्मेदार वो कहीं ना कहीं खुद को भी मानने लगा था। शिचैन की हालत देखकर वांग जी को भी बहुत बुरा लगता था। एक दिन वीइंग वांग जी के पास बैठता है, उसे टी सर्व करता है और उससे पूछता है, लंजा तुम्हें जेवुजुन से बात करनी चाहिए, इस वक्त उन्हें तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वांग जी वीइंग की बात सुनता है और ऐसा ही करता है। अब यहाँ थोड़े से चेंजेस और हैं गाइस जो ऑथर ने किए हैं। अक्सर फैनफिक्स में हमने देखा है कि लैन चैन की लव स्टोरी जेंगशा के साथ दिखाई जाती है, पर इन्होंने लैन चैन की स्टोरी रेड ब्लेड मास्टर यानी निमिंगजे के साथ दिखाई है। वांग जी लैन चैन के पास आता है और यही कहता है, ब्रदर आपको एक और मौका मिला है, जो भी कुछ हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी। मैंग्याओ ने आपको भी धोखा दिया और निमिंगजे को भी धोखा दिया है। अब जब आपको मौका मिला है तो आपको चिंगी जाकर सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए। क्लाउड रिसेस की चिंता आप मत कीजिए, तब तक यहाँ की सारी ड्यूटीज़ मैं देखूंगा। लैन चैन वांग जी की बात मान जाता है और चिंगी जाने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ वीइंग वेंचिंग और वेनिंग के रहने के लिए दफन माउंटेन पर ही एक घर बनाने का इंतजाम करता है। इमोर्टल लैन यी और बाओशन सैरन की मदद से निमिंगजे को भी होश आने लगा था, लेकिन उनका कहना था कि उसे पूरी तरीके से ठीक होने में काफ़ी महीने या काफ़ी साल भी लग सकते हैं और वो बाशिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत लो है। नहीं, हुसैन का कहना था कि वो इसी बात से सेटिस्फाइड है उसका बड़ा भाई जिंदा है। क्लैन लीडर की सारी ड्यूटीज़ को अब वो खुद संभालेगा। निमिंगजे को सिर्फ अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है और लैन शिचैन के साथ टाइम स्पेंड करना है। जिंगशी में वीइंग अपना कुछ काम कर ही रहा था कि तभी वांग जी उसे गले लगा लेता है। वीइंग उससे पूछता है, लंजा क्या तुमने मुझे मिस किया? वांग जी उसे नेक पर किस करता है। वीइंग आंसर समझ जाता है और वीइंग उससे पूछता है, लंजा मैं बहुत खुश हूँ, अब सब कुछ ठीक होने लगा है। तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें 2 हफ्ते के लिए बाहर कहीं घूमने चले जाना चाहिए? वांग जी कहता है, कहाँ? वीइंग कहता है, इमोर्टल्स के साथ, और इस बार हम आयुएन को भी अपने साथ ले चलेंगे। वांग जी कहता है, हाँ ये बहुत अच्छा रहेगा। अगले दिन तीनों लैन चैन की परमिशन लेकर इमोर्टल्स के पास निकल जाते हैं।
तीनों साथ में टाइम बिता सकें, इसलिए वो अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं करते। रास्ते में जाते वक्त वेइंग सिजुई से कहता है, सिजुई तुम्हें पता है तुम्हारे फादर जब ड्रंक होते हैं तो कैसी हरकतें करते हैं। सिजुई वांगजी की तरफ देखता है जिसके ईयर्स बुरी तरह रेड हो गए थे। वांगजी वेइंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वेइंग उसे सारी बातें बता देता है कि किस तरह वांगजी जब ड्रंक होता है तो इधर उधर घूमता रहता है और फालतू हरकतें करता है। वांगजी बेचारा कुछ नहीं कह पाता। रास्ते में वो लोग एक जगह आराम करने का सोचते हैं। वांगजी कैंप फायर लगाता है और वेइंग पास ही की झील से मछली पकड़ने का सोचता है। जैसे ही वो अपना हाथ झील में देता है, वो वांगजी की तरफ देखता है और उससे कहता है, लंजा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद करोगे। जैसे ही वांगजी उसके पास आता है, वेइंग उसका हाथ पकड़कर उसे झील में बुला लेता है। वांगजी को गुस्सा आता है और वो उस पर पानी डालने लगता है। दोनों इस तरह झील में खेलते रहते हैं, जिनको देखकर सिजुई मुस्कुराता रहता है। सिजुई वांगजी की मदद के लिए आगे बढ़ता है तो वेइंग उसका हाथ भी अंदर खींच लेता है और अब तीनों झील में खेलते हैं। कुछ समय ऐसे ही फैमिली टाइम स्पेंड करने के बाद तीनों पानी से बाहर निकल कर आते हैं। वेइंग ने 3 फिशेस पकड़ ली थी। वांगजी उससे वो फिशेस ले रहा होता है तो वेइंग कहता है, तुम रहने दो लंजा, मैं कर लूँगा। वांगजी उससे कहता है, क्या तुम मेरी कुकिंग पर डाउट कर रहे हो। वेइंग हंसने लगता है और उससे कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी कुकिंग पर कोई डाउट नहीं है, और उसे फिशेस दे देता है। वांगजी कहता है, वेइंग तुम और सिजुई चेंज कर लो जब तक मैं ये फिशेस कुक करता हूँ। लेकिन वेइंग बैग से टॉवल निकाल कर लाता है और वांगजी के बाल ड्राई करने लगता है। सिजुई अपने पेरेंट्स की ये हरकतें देखकर ब्लश करने लगा था। अब वेइंग उसके पास जाता है और उसके हेयर भी ड्राई करता है। डिनर हो जाने के बाद सिजुई वांगजी से एक म्यूजिक प्ले करने की रिक्वेस्ट करता है और वो वेइंग की गोद में सिर रखकर लेट जाता है। वांगजी और वेइंग अपना ड्यूट प्ले करते हैं। सिजुई को धीरे धीरे वो सुनते हुए नींद आ जाती है। वांगजी एक ब्लैंकेट लेकर आता है, सिजुई को उड़ाता है और दूसरा ब्लैंकेट वो खुद को और वेइंग को उड़ाता है। वेइंग सिजुई की तरफ देखते हुए कहता है, लंजा, वो 17 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे वो एक बेबी जैसा लगता है। वांगजी उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, वेइंग हमारे लिए वो हमेशा बेबी ही रहेगा। अब वेइंग उससे कहता है, लंजा, वेंचिंग ने मुझसे पूछा था कि हमारा कोई प्लान है आयुन को कोई भाई या बहन देने का। हम वो बाद में कंसीडर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं अपने वो 16 साल जो मैंने तुम्हारे और आयुन के बिना मिस कर दिए, वो सब जीना चाहता हूँ। हो सकता है हम फ्यूचर में बेबी प्लान करें या फिर बेबी एडॉप्ट करें जैसा हमने पहले सोचा था, लेकिन अभी मैं सिर्फ तुम्हारे और आयुन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। वांगजी उसे किस करता है और कहता है, मैं भी अब बस तुम्हारे और आयुन के साथ रहना चाहता हूँ। अब वेइंग सिजुई की तरफ देखते हुए कहता है, लंजा, हमें उसे स्लीपिंग टेंट में ले जाना चाहिए, और दोनों उसे स्लीपिंग टेंट में ले जाकर सुला देते हैं। अगले दिन दोनों इमोर्टल्स हाउस पहुंचते हैं। सिजुई की एचिंग के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों इमोर्टल्स सिजुई को अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। दोनों मिलकर उसे गेंशिन की स्टोरी बताते हैं। तीनों मिलकर इमोर्टल्स को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उनकी वजह से ही आज उनकी फैमिली कंप्लीट हो पाई है। कल्टीवेशन वर्ल्ड अब शांति में जीने लगा था। 3 महीने बाद लैन चिचैन और निमिंगजे की शादी का भी प्रबंधन किया गया। दोनों का ही कहना था कि उन्हें सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स के सामने ही शादी करनी है। लैन क्लैन और नी क्लैन के कुछ मेंबर्स के बीच में ही दोनों ने शादी कर ली। दोनों को देखकर वेइंग वांगजी से कहता है, लंचा, क्या हमें तुम्हारे अंकल के लिए भी कोई पेयर ढूंढ लेना चाहिए। वांगजी गुस्से में उससे कहता है, वेइंग हंसने लगता है और उससे कहता है, लंजा, मैं बस पूछ रहा था, वो क्यों शादी नहीं कर सकते। वांगजी कहता है, हो सकता है किसी मोड़ पर अंकल को भी अपना पार्टनर मिला हो, लेकिन उन्होंने मेरा और ब्रदर का ख्याल रखना ज़रूरी समझा। वेइंग कहता है, ये तो सच है लंजा, अंकल तुमसे और जेवुस उनसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे उन्होंने तुम दोनों का साथ हमेशा दिया है, ऐसे ही अब हमेशा हम उनका साथ देंगे। ऐसा कहकर वेइंग अपना सिर उसके चेस्ट पर रख लेता है। वांगजी भी उसे हक करता है। अब जब भी समय मिलता था, वेइंग और वांगजी आयुन को लेकर युनमक जाया करते थे, जहां यानली भी जिनलिंग और जिन रुइंग को लेकर आया करती थी। सारे किड्स आपस में मिलकर खेला करते थे। जिंगशा और वेइंग के बीच में भी सारी गलतफहमियां दूर हो गई थी। वेइंग इस बात से ही जिंगशा से बहुत खुश था कि उसने सारे वेन चिल्ड्रन को अडॉप्ट कर लिया था।
और जेंगछा ने वेनिंग को युनमक क्लैन में वैन चिल्ड्रन का आर्चरी टीचर भी बना दिया था। वुयिन क्लाउड रेसेस के माउंटेन्स पर खड़ा फ्लूट प्ले कर रहा था कि तभी पीछे से आयुएन आता है। वुयिंग उससे पूछता है, आयुएन तुम्हारी क्लासेस खत्म हो गई? आयुएन कहता है, फादर मैंने अपना असाइनमेंट पहले ही कंप्लीट कर लिया और मैं आपके पास आ गया। यानली ने उन्हें कुछ लोटस सीड्स दी थी जिन्हें वो क्लाउड रेसेस में उगा सकें और काफ़ी सारे लोटस फ्लावर्स वहाँ खिल सकें। लोटस सीड्स लगाने के बाद जैसे ही वो अपने हाथ से मिट्टी झाड़ रहे थे तभी उनके पास वांगजी वहाँ आता है। वुयिंग उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और वांगजी भी उसे किस करता है, क्योंकि उन दोनों को पता था कि सुजुई को उनके पेरेंट्स को इस तरह देखने की अब आदत हो गई है। वुयिंग नॉटी वॉइस में वांगजी से पूछता है, तो हम दोनों तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं हंगुनजुन? वांगजी कहता है, वुयिंग ब्रदर ने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। वुयिंग अचानक से घबरा जाता है और कहता है, लंजा प्लीज़ मुझसे ये मत कहना कि दग्गा ने खाना बनाया है। दग्गा जो कि वो लोग न्यूमिंगजे को बुलाने लगे थे। वांगजी के कंफर्म कर देने के बाद वुयिंग कहता है, लंजा दग्गा बहुत सॉल्टी खाना बनाते हैं, हमें साथ में कुछ और ले जाना चाहिए जिसे हम शेयर कर सकें। वांगजी और सिजुई दोनों वुयिंग की हालत पर हंसने लगते हैं, तो वुयिंग कहता है, तुम दोनों को बहुत हंसी आ रही है। वांगजी कहता है, वुयिंग चिंता मत करो, ब्रदर ने कहा था कि वो भी दग्गा की हेल्प करेंगे। और तीनों डिनर के लिए जाते हैं। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और 3 महीने और हो जाते हैं। होसैंग वुयिंग के साथ फिशिंग का प्लान बनाता है। वुयिंग भी पुराने दिनों को याद करना चाहता था, तो वो दोनों मिलकर फिशिंग के लिए जाते हैं। काफ़ी सारी फिशेस पकड़ने के बाद वुयिंग कहता है, होसैंग ब्रदर क्या आप सोच सकते हैं कितने साल बीत चुके हैं? जब हम यहाँ पढ़ने के लिए आए थे हम फ्रेंड्स बने थे और इसी तरह फिशिंग पर आया करते थे। होसैंग कहता है, सही कहा आपने वे ब्रदर, आपकी शादी हो चुकी है और आपका एक बेटा भी है। वुयिंग कहता है, और तुम एक सेक्ट लीडर बन चुके हो। होसैंग कहता है, क्या हमें जैंग ब्रदर को भी यहाँ बुलाना चाहिए था? वुयिंग कहता है, जेंगछा आजकल आइंग को नाइट हंट पर ले जाने में बिजी है, वो उसे आजकल बहुत कुछ सिखा रहा है। फिशिंग के बाद वुयिंग होसैंग से आगे के प्लान के बारे में पूछता है। होसैंग कहता है, क्लाउड रेसेस वापस जाने से पहले हम केई टाउन जाएंगे। दोनों मिलकर वहां जाते हैं और एक रूम में ठहरते हैं। रूम में जैसे ही एंटर करते हैं होसैंग अचानक से वुयिंग से पूछता है, वे ब्रदर क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं? वुयिंग कहता है, ये कैसा क्वेश्चन है? होसैंग फिर पूछता है, आपको सिर्फ मेरा छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना है, क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं? वुयिंग कहता है, हाँ बिल्कुल। होसैंग कहता है, तो अंदर बाथटब है, आपको वहाँ जाकर नहाना है। सारे फ्रेश ऑयल्स सोप्स वहाँ रख दिए गए हैं, जब तक आपका मन करे आप बात लीजिए, मैं बाहर जा रहा हूँ। वुयिंग को समझ नहीं आता कि होसैंग अचानक से ये सब क्या कह रहा है। वुयिंग बात लेने के लिए जाता है, उसे पता ही नहीं चलता काफ़ी समय बीत जाता है। वो जैसे ही बात लेकर बाहर आता है होसैंग वहाँ खड़ा होता है। होसैंग सीक्रेटली मुस्कुरा रहा होता है। वुयिंग उससे कहता है, होसैंग ब्रदर क्या ये किसी तरीके का मजाक है? तो होसैंग उससे पूछता है, ब्रदर क्या आपको याद है आज क्या डेट है? तभी वुयिंग को याद आता है कि आज क्या डेट थी। होसैंग तुरंत उसके हाथ में एक लेटर देता है। वुयिंग उस लेटर की हैंडराइटिंग तुरंत पहचान जाता है और उसे पढ़ना शुरू करता है। उस लेटर में लिखा था, वुयिंग अगर ने होसैंग ब्रदर ने तुम्हें ये लेटर दे दिया है इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। मुझे पता है हम दोनों में अक्सर हमारी शादी के बारे में बातें हुई हैं। जब हम 16 साल के थे तो इमोर्टल लैनी के सामने हमारी शादी हुई थी, लेकिन तुम्हें उस बारे में नहीं पता था। वैसे तो मैं पर्सनली तुमसे इस बारे में बातें करना चाहता था, लेकिन हमारे स्पेशल डे के बारे में जिससे भी मैंने पूछा सबका यही कहना था कि मुझे लेटर लिखना चाहिए। वुयिंग तुम्हें याद है हमारा प्लान था जब क्लाउड रेसेस और लोटस को वापस बस जाएंगे तब हम शादी करेंगे। हम साथ में ट्रैवल करेंगे, नाइट हंट पर जाया करेंगे और थोड़ा समय अपने अपने क्लान्स को भी देंगे और समय आने पर हम बेबी को भी अडॉप्ट करेंगे। लेकिन सब कुछ बदल गया। क्लाउड रेसेस और युनमक रीबिल्ड हो चुके हैं। तुम्हारी शिजे यानी मैडम जिन अपनी फैमिली में सेटल्ड हैं और क्लान लीडर जैंग अपने लीडर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से निभा रहे हैं जैसा कि तुम चाहते थे। लेकिन सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है, हम दोनों का सबके सामने शादी करना। मुझे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितने लोगों के। मुझे याद है एक बार तुमने मुझे बताया था कि जेंगछा ने और तुमने मिलकर मैडम जिन की शादी के बहुत सपने सजाए थे।
दग्गा और ब्रदर की सेरेमनी की वक्त भी मैंने तुम्हारी आंखों में एक चमक देखी। इस बार सब लोगों के सामने मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ विंग। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे पहले नहीं पूछा। तुम चिंता मत करना, मैंने और ब्रदर ने यहाँ सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। तुम्हें बस हुसैन ब्रदर के साथ रेडी होकर आना है। मैं तुम्हें रेड ड्रेस में देखना चाहता हूँ। हमारी शादी के लिए आज के दिन से बेटर और कोई डे नहीं हो सकता था। आज ही के दिन हमने कोल्ड पॉन्ड केव में इमोर्टल लैंगी के सामने शादी की थी, लेकिन इस बार हमारी शादी के विटनेस सिर्फ रैबिट्स नहीं होंगे, पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड होगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा लंजा। लेटर पढ़ते ही वुयिंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो हुसैन से कहता है, हुसैन ब्रदर, आप मुझे डायरेक्टली बता सकते थे, मुझे इस तरह किडनैप करने की क्या ज़रूरत है। हुसैन कहता है, वे ब्रदर, हमने बहुत पहले से ये सब प्लान किया हुआ था। तभी यानली और विंचिंग भी वहाँ आते हैं और वुयिंग को रेडी करने लगते हैं। आयुएन जंगछा उसके लिए एक कैरेज लेकर आते हैं। वुयिंग उस कैरेज में बैठता है और वो लोग क्लाउड हॉल की तरफ निकलते हैं, जहाँ शादी की सारी डेकोरेशंस की गई थी। क्लाउड हॉल पहुँचते ही सुजुई वुयिंग को अपने साथ क्लाउड हॉल में अंदर ले जाता है और उसका हाथ वांगजी के हाथों में दे देता है। वांगजी भी रेड ड्रेस में था और उसने रेड रिबन पहना हुआ था, और इस तरह पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने दोनों शादी करते हैं। शादी के बाद कुछ समय और बीत जाता है। वुयिंग फिर से शिष्यों के साथ नाइट हंट्स पर जाने लगता है। एक दिन नाइट हंट के बाद वुयिंग सारे शिष्यों को केई टाउन लेकर आता है, जिससे वो लोग डिनर कर सकें। उन लोगों का रात को वहीं रुकने का प्लान था और सुबह वापस वो लोग क्लाउडसेस जाने वाले थे। वुयिंग को पहली बार नाइट हंट के वक्त काफ़ी टायर्ड फील हो रहा था। सुबह जब वो उठा तो उसे पेट में दर्द होने लगा और उसे वॉमिटिंग भी होने लगी। उसने अपने एब्डोमेन पर टच करते हुए देखा तो उसे कुछ शक हुआ। वो लोग क्लाउडसेस वापस लौट जाते हैं। वुयिंग सबसे पहले चिन के पास जाता है। चिन, जो कि अब वहाँ के फिजिशियन के साथ काम करने लगा था। चिन उसे देखकर कहता है, शन गगा, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वुयिंग उससे पूछता है, चिन, तुम्हें याद है 5 महीने पहले मैंने तुमसे वार्म सेक टी के लिए कहा था? चिन एक्साइटेड होते हुए कहता है, गगा, इसका मतलब आप प्रेग्नेंट हैं? वुयिंग कहता है, पता नहीं चिन, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मुझे अच्छे से चेक करो। कंफर्म होने के बाद ही मैं ये सब वांगजी को बताऊंगा। चिन उसे चेक करते हुए कहता है, गगा, आप सच में प्रेग्नेंट हैं। आपको 7 वीक्स हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस गगा। हंग गुंजुन और आयुएन को जब पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे। वुयिंग मुस्कुराने लगता है और कुछ सोचने लगता है। एक बार वुयिंग आयुएन से बात कर रहा था तो आयुएन ने ही वुयिंग से कहा था कि वो अपना एक सिबलिंग चाहता है। एक्चुअली आयुएन ने नींद में ही वुयिंग और वांगजी की बातें सुन ली थी, जब आयुएन वुयिंग की गोद में लेटा हुआ था। आयुएन वुयिंग से कहता है, फादर, अगर आपको लगता है कि मेरे भाई या बहन के आ जाने से मुझे ऐसा लगेगा कि आपका सारा प्यार उसकी तरफ हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद अपना कोई भाई या बहन चाहता हूँ। मुझे पता है किसी के भी आने से आपका प्यार मेरे लिए कम नहीं होगा। मैं हमेशा आप दोनों का आयुएन रहूँगा। वुयिंग ये सुनकर उसे गले लगा लेता है और तभी वुयिंग चिन के पास जाता है वार्म सेक टी के लिए। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। वुयिंग जिंगशी में जाता है। वांगजी अपनी क्लासेस खत्म करके जैसे ही अंदर आता है वो तुरंत वुयिंग को गले लगा लेता है और कहता है, वुयिंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वुयिंग उसे किस करते हुए कहता है, और गगा, अगर ऐसा है तो अगले 8 मंथ्स के लिए मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। वांगजी उसे कंफ्यूज्ड लुक देता है तो वुयिंग उसका हाथ अपने स्टमक की तरफ ले जाता है और उससे कहता है, मैं 7 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ लंजा। वांगजी को अचानक विश्वास नहीं होता और वो फिर उससे पूछता है, ये सच है वुयिंग? वुयिंग कहता है, हाँ लंजा, ये सच है। हमें तुरंत ये बात फ्यूचर गगा यानी आयुएन को बतानी चाहिए। वांगजी उसे हक करता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वुयिंग कहता है, लंजा, बस भी करो। मैं आयुएन को जल्दी से बताना चाहता हूँ कि उसका छोटा भाई या बहन आने वाली है। दोनों मुस्कुराते हुए सिजुई के रूम की तरफ जाते हैं। सिजुई अपना कुछ काम कर रहा था। वो वुयिंग को देखकर कहता है, फादर, आप नाइट हंट से वापस आ गए। मैंने आपको बहुत मिस किया। वुयिंग उससे कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और तुम क्या कर रहे हो फ्यूचर गगा? सिजुई कहता है, मैं बस अपने कुछ आर्ट्स देख रहा था और कुछ असाइनमेंट्स देख रहा था।
सिजुई को तभी रियलाइज़ होता है कि उसके फादर ने उसे फ्यूचर गगा बुलाया। अचानक से उसकी आंखों में एक्साइटमेंट दिखने लगता है और वो वीइंग से पूछता है, फादर क्या ये सच है? वीइंग कहता है, हाँ आयुन, अब जल्दी से अपने फादर को आकर हक करो। आयुन तुरंत वीइंग की तरफ आता है और गले लग जाता है और उन दोनों को वांगजी गले लगा लेता है। लंच के वक्त वो ये बात लैन चिचैन, दग्गा और लैन चिरैन को भी बता देते हैं। लैन चिरैन वीइंग को थैंक्स बोलता है। वीइंग कहता है, अंकल आपको थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं। सिजुए वीइंग और वांगजी की तरफ देखता है और मुस्कुराने लगता है। सिजुए खुद को बहुत लकी फील करता है कि वो वीइंग और वांगजी का बेटा है और उसे यकीन है कि उसका सिबलिंग भी ऐसा ही फील करेगा। अब कुछ दिनों में वो गगा बनने वाला है, लेकिन वो हमेशा अपने फादर का फर्स्ट बॉर्न रहेगा, उनका आयुन रहेगा। और इसी के साथ अंटिल द एंड फैन फिक्शन ख़त्म हो जाता है। सच में बहुत ब्यूटीफुल फैन फिक्शन था गाइस। आई होप आप लोगों को भी ब्यूटीफुल लगा होगा। नेक्स्ट फैन फिक्शन अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को एटलीस्ट 2K लाइक्स तक पहुंचा दो यार, क्योंकि फ़ैन फिक्शन एक्सप्लेनेशंस बनाने में बहुत टाइम लगता है यार, और अगर वो वीडियो रैंक ना करे तो दिल टूट जाता है सच में। तो प्लीज़ वीडियो की रैंकिंग अच्छी पहुंच जाए, इसके लिए कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर कर दो वंक्शन लवर्स के साथ, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।